भारद्वाज। होप आप सब अच्छे होंगे और इस लेक्चर सीरीज को एंजॉय कर रहे होंगे। तो प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने मोशन इन स्ट्रेट लाइन जो हमारी यूनिट थी, यूनिट सेकंड, उसको हमने कंप्लीट किया विद न्यूमेरिकल। जितने भी हमारे कॉन्सेप्ट थे हमने डाउट के साथ हमने उन कॉन्सेप्ट को लिया, ठीक है, जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट और जो न्यूमेरिकल है उनसे रिलेटेड समझ आ गए होंगे। तो उस यूनिट को कंप्लीट करने के बाद आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारी यूनिट नंबर 3, दैट इज मोशन इन ए प्लेन। अब देखो, मोशन इन ए प्लेन मतलब हमारे पास प्लेन में मोशन के लिए हम स्टडी करेंगे। देखो, सबसे पहले इसमें हमारे पास केस आता है वेक्टर्स। अब इसमें देखो बात यह आती है कि वेक्टर की हमें जरूरत क्यों पड़ी। अब देखो, हमारी कुछ फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, जैसे कि वेक्टर हो गई, पोजीशन हो गई, वेलोसिटी हो गई, डिस्प्लेसमेंट हो गया। ये अगर हम 1D में देखें तो इनकी हम पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन ले सकते हैं, लेकिन वहीं पे अगर हम 2D केस लेकर चलें, 3D केस लेकर चलें, तो उस केस में देखो, सोचो हमारे पास कितने ज्यादा डायरेक्शन हो जाएंगी। अगर 1D में ही हमारे पास 2 डायरेक्शन बन गए, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो 2D में, 3D में हमारे पास बहुत ज्यादा डायरेक्शन हो जाएंगी। उन डायरेक्शन को डील करने के लिए हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी आई, दैट इज द वेक्टर्स। ठीक है, हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी आई जिसको हम क्या बोलते हैं, वेक्टर्स। ठीक है, अब ये जो फिजिकल क्वांटिटीज थी ये हमारे पास दो टाइप की थी। एक आता है वेक्टर, एक होता है स्केलर। अब देखो, हमें पता है वेक्टर, ये बिल्कुल बेसिक है, मैं सिर्फ आपको इनकी जो है ओरली बता रही हूँ। ठीक है, इनमें कोई है नहीं इतना ज्यादा, इतना तो आपको बेसिक पता होगा। ठीक है, उसके बाद जब हम इन कॉन्सेप्ट पे न्यूमेरिकल करेंगे ना, उन पे ज्यादा फोकस करेंगे क्योंकि वो ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब देखो, वेक्टर हमें पता है हमारी क्या होती हैं, जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, मैंने मोशन इन स्ट्रेट लाइन में भी बताया था, जिनमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही होते हैं, वो हमारे वेक्टर्स होते हैं। लाइक एज जैसे कि हमने मान लिया वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी में हम मान सकते हैं कि मान लिया 30 मीटर हमारी ईस्ट डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, ऐसे हम मान सकते हैं। तो 30 हमारा क्या हो गया, मैग्नीट्यूड, और ईस्ट हमारी क्या हो गई, डायरेक्शन। तो वेलोसिटी हमारी क्या हो गई, एक वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर, तो हमारी ये हो गई वेक्टर्स। अब उसके बाद आता है हमारा जो सेकंड होता है स्केलर। अब स्केलर हमें पता है, स्केलर हमारे क्या होते हैं, जिनमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। लाइक है, जिसका एग्जाम्पल क्या लेकर चल सकते हैं हम स्केलर का। इसका एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे हमने मान लिया टेम्परेचर, मास, एनर्जी। जैसे कि मास है, मास को हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ क्वांटिटी ले सकते हैं, 2 kg हो गया, 3 kg हो गया, ये तो नहीं बता सकते ना कि हमारा जो 3 किलो मास है वो ईस्ट डायरेक्शन में है, ऐसा तो हम कर नहीं सकते। इसलिए हमारे पास सिर्फ जो मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती, वो हमारी कौन सी है, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो ये हमारे हो गए कुछ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, अब इन्हीं में हमारे पास जो ये स्केलर और जो वेक्टर क्वांटिटी के बाद हमारे पास आते हैं पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब देखो, ये हमारे हो गए थे स्केलर एंड वेक्टर। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये दोनों आएंगे। अब पोजीशन वेक्टर देखो, इसके नाम में ही है, वो हमें क्या बताता है, किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताता है ओरिजिन से। मान लिया कि हमने ये मान लिया, ये हमारा पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया। अगर हम ओरिजिन से इस डायरेक्शन में, देखो ये डायरेक्शन होगा। ठीक है, अगर हम पोजीशन वेक्टर हम कैसे बताएंगे, अगर मान लिया एक स्ट्रेट लाइन में ओरिजिन से जिस डायरेक्शन में हमारे पास ये एरो का निशान होगा, उसी डायरेक्शन में हमारे पास क्या होंगे, पोजीशन वेक्टर। अब देखो, उससे पहले हम इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, जो हमारे वेक्टर्स होते हैं इनको हम कैसे लिखते हैं। देखो, इस तरीके से हम इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, ये हमारा होता है डायरेक्शन बताता है, ये हमारा एंड पॉइंट, ये हमारा हेड होता है, ये हमारा टेल होता है। ये हमारे कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, कोई भी क्वांटिटी होती है, उसकी हमें डायरेक्शन बताता है। ठीक है, ये हो गया हमारा हेड। तो इसी तरीके से इसमें हमारे पास पोजीशन वेक्टर क्या होगा, किसी भी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन हमें बताएगा। ठीक है, तो वो हमारा हो गया पोजीशन वेक्टर। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है हमारा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमें ये बताता है कि किस डायरेक्शन में कितना, कोई भी ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में कितना पोजीशन को चेंज कर रहा है। ठीक है, मतलब हमने मान लिया कि ये हो गया, ठीक है, ए और बी हम मान लिया। ठीक है, तो मान लिया अगर किसी पॉइंट टी पे कोई वेक्टर यहाँ पे गया, इसको हम मान लेते हैं ओ बी। ठीक है, किसी टाइम t इज इक्वल टू 0 पे। ठीक है, किसी टाइम t इज इक्वल टू टी पे मान लेते हैं हम। ठीक है, उसके बाद दूसरा
यहाँ पे गया, ठीक है, इसको हम COD मान लेते हैं, ठीक है, COD। एक पॉइंट T इज इक्वल टू T पे यहाँ पे, T इज इक्वल टू T डैश पे यहाँ पे, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट वो इस डायरेक्शन में, ये हमें क्या बताता है कि ऑब्जेक्ट जो वो किस डायरेक्शन में जा रही है, ये बताता है हमें पोजीशन वेक्टर, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या बताता है हमें कि कोई ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में जा रही है और कितना पॉइंट डिस्प्लेस कर रही है, कितना डिस्टेंस उसने कवर किया है, कितना डिस्प्लेसमेंट उसने देखा है, ठीक है। तो यहाँ से T और T डैश हो गया, तो ये वाला जो होगा ना, ये डिस्टेंस इन दोनों की, ये हमारा क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, समझ आया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्टेंस वेक्टर हमारा, पोजीशन वेक्टर हमारा क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट की हमें पोजीशन बताता है उस इनिशियल पॉइंट से वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमें क्या बताता है कि किस डायरेक्शन में कितनी उसने डिस्टेंस कवर की है या उसने पोजीशन कवर की है, देखो कितनी पोजीशन चेंज की है, किस डायरेक्शन में कितनी पोजीशन चेंज की, ये मान सकते हैं। तो ये हमारा होता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। तो ये हमारे कुछ वेक्टर थे। उसके बाद हम देखते हैं पोलर एंड एक्सियल वेक्टर। जो हमारे पोलर एंड एक्सियल वेक्टर होते हैं वो क्या होते हैं, ये बिल्कुल बेसिक है, मैं आपको ओरली बता रही हूँ, ये आप कहीं पर भी देख करके देख लेना। वेक्टर में डायरेक्ट हम क्या डेफिनेशन लिख देंगे, क्वांटिटीज विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, एंड स्केलर के पास हमारा क्या होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। फिर हमने पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बताया। पोजीशन में हमें सिर्फ क्या बताता है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताता है, किस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट जा रहा है, और डिस्प्लेसमेंट हमें क्या बताता है कि किस डायरेक्शन में कितनी उसने पोजीशन जो है चेंज की है, ठीक है। ये हमारे होते हैं पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। उसके बाद हम देखते हैं पोलर एंड एक्सियल वेक्टर, पोलर एंड एक्सियल वेक्टर। अब देखो पोलर एंड एक्सियल वेक्टर क्या होते हैं। पोलर वेक्टर तो हमारे वो होते हैं जिनके पास कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है, वो हमारे पोलर वेक्टर होते हैं। बिल्कुल ओरली बता रही हूँ, बिल्कुल बेसिक है ये, ठीक है। इसमें ज्यादा टाइम मैं लूंगी नहीं क्योंकि हमारा सिलेबस बहुत ज्यादा है, क्योंकि हमें पूरी क्लासिकल फिजिक्स करनी है, तो उनके कंपैरिजन में ये बहुत ईजी है, इनको ज्यादा टाइम देना भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो पोलर वेक्टर हमारा क्या होता है, जिनका कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है, इनिशियल पॉइंट होता है। उसके बाद एक्सियल वेक्टर क्या होता है, ये हमें रोटेशनल इफेक्ट बताता है वेक्टर का, किस एक्सिस के अराउंड जो है वो वेक्टर रोटेट हो रहा है, ठीक है, ये एक्सियल वेक्टर होते हैं। उसके बाद हम कुछ हमारे जो वेक्टर अलजेब्रा से रिलेटेड कुछ हमारी डेफिनेशंस आती हैं उनको करेंगे। अब देखो सबसे पहले हमारे पास आते हैं इक्वल वेक्टर, ठीक है। इक्वल वेक्टर हमारे क्या होते हैं, जहां पे हमारे दो वेक्टर जो होते हैं उन दोनों के पास सेम मैग्नीट्यूड हो, सेम डायरेक्शन हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इक्वल वेक्टर, विच हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। दोनों ही हमारी क्या हो, सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन, दोनों ही हमारी क्या हो, सेम हो, ठीक है, वो हमारे होते हैं इक्वल वेक्टर, ठीक है। इसको हम ऐसे मान सकते हैं ए एंड बी वेक्टर, ठीक है, ये वेक्टर साइन याद रहे, जरूर लगाना। ये हमारे होते हैं इक्वल वेक्टर। उसके बाद होते हैं हमारे नेगेटिव वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर या फिर अनइक्वल वेक्टर भी बोल सकते हैं हम, अनइक्वल या फिर नेगेटिव वेक्टर। सेम वही डेफिनेशन, विच हैव नॉट ए सेम मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड सेम हो सकता है लेकिन डायरेक्शन सेम नहीं होगी, ठीक है। तो इक्वल वेक्टर आर दोज वेक्टर विच हैव सेम मैग्नीट्यूड बट नॉट सेम डायरेक्शन, बट इक्वल हमारे डायरेक्शन नहीं हो सकती, ठीक है। तो हम इसको ऐसे मानेंगे, मान लिया ये 10 इस डायरेक्शन में है, ठीक है, 10 मीटर मान लिया, और ये भी मान लिया 10 मीटर, लेकिन ये इस डायरेक्शन में है, तो ये हमारे क्या हो गया, नेगेटिव वेक्टर्स, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर। मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर हमारा क्या होता है, जिसमें हमारे पास क्या हो, जो मैग्नीट्यूड की लेंथ हो, ठीक है। मॉडुलस ऑफ वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ लेंथ हमें बताता है ना, जो मैग्नीट्यूड की लेंथ होता है वो हमें बताता है मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। इसको हम ऐसे दिखाते हैं, ये बिल्कुल बेसिक है इसलिए मैं आपको ओरली इनको बता रही हूँ, ठीक है, याद, ठीक है। तो मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर हमारा क्या होता है, विच टेल्स अबाउट द लेंथ ऑफ द मैग्नीट्यूड वेक्टर, ठीक है, मैग्नीट्यूड की हमें लेंथ बताता है। उसके बाद हमारा होता है यूनिट वेक्टर। फोर्थ हमारा कौन सा होता है, दैट इज
यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर क्या होता है? जिसका मैग्नीट्यूड हमारे पास 1 होता है, ठीक है। इसको हम कैसे दिखाते हैं यूनिट वेक्टर को? ऐसे इसको हम दिखाते हैं ना, ठीक है। तो इसको हम ऐसे, ये हमारे आगे जब हम न्यूमेरिकल करेंगे ना, तो उनमें हम इसको इस तरीके से भी लिखेंगे, क्योंकि ये हमारा क्या था? मॉडुलस वेक्टर था। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना। तो यूनिट वेक्टर हमारा क्या होता है? जिनका जो मैग्नीट्यूड है वो 1 होता है, ठीक है। और हमारा जो यूनिट वेक्टर है उसको हम ऐसे दिखाते हैं, ए और ये कैप इज इक्वल टू ए बाय ए, और ये वेक्टर ए वेक्टर बाय ए, ठीक है। ये होता है हमारा यूनिट वेक्टर। उसके बाद आते हैं हमारे फिक्स्ड वेक्टर। अब फिक्स्ड वेक्टर में डेफिनेशन मैं बता देती हूँ, सिर्फ डेफिनेशन ही बता देती हूँ, टाइप में यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है। फिफ्थ हमारा आता है फिक्स्ड वेक्टर। फिक्स्ड वेक्टर क्या होता है? फिक्स्ड वेक्टर जिसमें हमारा क्या हो? इनिशियल पॉइंट क्या हो? फिक्स्ड हो, ठीक है। इनिशियल पॉइंट फिक्स हो। इसका हम एक एग्जांपल ये भी लेकर के चल सकते हैं। मान लिया इस वेक्टर का पॉइंट ए हो गया, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ठीक है, ये वेक्टर सी हो गया। तो इनका इनिशियल पॉइंट क्या है? फिक्स है। तो यहाँ पे जिनका इनिशियल पॉइंट क्या हो? फिक्स हो, वो हमारे फिक्स वेक्टर होते हैं। उसके बाद हमारे क्या होते हैं? फ्री वेक्टर, ठीक है। फ्री वेक्टर हमारे क्या होते हैं? जिनका कोई फिक्स्ड पॉइंट ना हो, ठीक है। मान लिया ये कोई वेक्टर ए है, ये कोई वेक्टर बी हो गया, ये कोई वेक्टर सी हो गया, ठीक है। जिनका कोई भी फिक्स्ड पॉइंट ना हो वो हमारे क्या होते हैं? फ्री वेक्टर। उसके बाद हमारे होते हैं कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर जो एक ही लाइन में होते हैं, है ना, वो हमारे कोलिनियर वेक्टर होते हैं। कोप्लेनर वेक्टर हमारे कौन से होते हैं? देखो कोलिनियर का मैं एग्जांपल बताती हूँ। 7 हमारा होता है कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर जो कि हमारे एक ही लाइन पे होते हैं, ठीक है। वो कौन से होते हैं? जो कि हमारे सेम लाइन पे होते हैं, या फिर हम मान सकते हैं दोनों क्या हो? पैरेलल हो, ठीक है, कोलिनियर वेक्टर। उसके बाद आते हैं हमारे कोप्लेनर वेक्टर। अब कोप्लेनर में हम डेफिनेशन में ही हमारा है जो कि एक ही प्लेन में प्रेजेंट होते हैं, वो हमारे कोप्लेनर होते हैं। जैसे कि मान लिया हमारे पास ये हो गया, इसको मैं रिमूव कर देती हूँ, ठीक है। ये मैं ओरली इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत ही इजी है, ठीक है। तो इन पे ज्यादा टाइम मैं लगाऊंगी नहीं। जो कि हमारे इंपॉर्टेंट जहाँ पे शुरू होगा ना, मैं वहां पे आपको पूरे अच्छे से क्लियर समझाऊंगी कि कैसे आए हैं, ठीक है। इतना आप बिल्कुल इजी है, आप कर सकते हैं। और ये वैसे भी कोई इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बस डेफिनेशन देख लेना इनकी, ठीक है। अब देखो उसके बाद आते हैं हमारे कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर मतलब जो कि एक ही प्लेन में प्रेजेंट हो, या तो एक्स वाई प्लेन हो, या फिर वाई जेड प्लेन हो, या फिर जेड एक्स प्लेन हो, है ना। तो जो एक ही प्लेन में प्रेजेंट होते हैं, जो मतलब 2D होना चाहिए, ठीक है। तो एक ही प्लेन में जो प्रेजेंट होते हैं वो हमारे होते हैं कोप्लेनर वेक्टर, ठीक है। तो ये हमारी कुछ डेफिनेशंस थी वेक्टर की। शायद इतने ही, कोलिनियर हो गया, कोप्लेनर हो गया, ठीक है। ये सारे हमारे वेक्टर की डेफिनेशन आ गई। उसके बाद हम देखते हैं कुछ हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो वेक्टर। अब देखो जो जीरो वेक्टर होता है, जीरो वेक्टर हमें पता है क्या होता है? जिसकी कोई भी मतलब ना तो उसका कुछ मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, और आर्बिट्रेरी कोई भी डायरेक्शन हो जाती है, ना उसकी कोई फिक्स्ड डायरेक्शन होती है। जीरो वेक्टर ये होता है हमारा, ठीक है। और इसकी अगर कुछ प्रॉपर्टीज देखें तो ये होगा कि अगर हम किसी वेक्टर में जीरो को जोड़ें तो कोई फर्क नहीं पड़ना, हमें वेक्टर ही मिलेगा, ठीक है। फिर हम उसके बाद अगर किसी रियल क्वांटिटी को जीरो के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो हमारा जीरो आएगा। लेकिन अगर हम किसी वेक्टर को अगर हम जीरो के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो हमारा क्या होगा? जीरो वेक्टर आएगा, सॉरी, जीरो वेक्टर आएगा, ठीक है। और अगर हम, ये सेकंड हो गई, ये हमारी थर्ड हो गई। उसके बाद हमारे पास ये आता है, अगर हमने मान लिया कोई भी रियल क्वांटिटी को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो वो हमें क्या देगा? ये रियल आ जाएगा, ठीक है। या फिर हम ऐसे मान सकते हैं कि मान लिया 2a है, ठीक है, तो लैम्बडा हमारा क्या हो गया? 2। तो ये हमें 2a मतलब ये हमें क्या बता रहा है? उसकी डायरेक्शन बता रहा है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये हमारे कुछ जीरो वेक्टर की प्रॉपर्टीज थी। अगर हम किसी वेक्टर में जीरो जोड़ते हैं तो वो हमें वेक्टर ही देता है। उसके बाद किसी रियल वैल्यू को हम जीरो के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमें जीरो देता है। और अगर हम किसी वेक्टर को जीरो के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमें जीरो वेक्टर देता है। उसके बाद अगर हम किसी रियल क्वांटिटी को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो हमें क्या दे देगा? उसकी डायरेक्शन बता देगा और साथ में हमें मैग्नीट्यूड दे देगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कुछ जीरो की प्रॉपर्टीज, ठीक है।
तो आज के वीडियो लेक्चर में मैं इतना ही रखूंगी। नेक्स्ट हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम क्या देखेंगे कि हमारे जो एडिशन लॉ है, ठीक है, उससे हम वेक्टर को कैसे जोड़ते हैं स्केलर को। अब हमें पता है स्केलर को तो हम डायरेक्ट जोड़ देते हैं, लेकिन वेक्टर को क्या करना पड़ता है, हमें वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन यूज करना पड़ता है। तो उन्हीं वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को यूज करके मैं आपको बताऊंगी कि हम कैसे उसको यूज करते हैं, कैसे हमारा वहां से फॉर्मूले निकल कर आते हैं। तो वहां से जो फॉर्मूले आएंगे ना, उनका यूज हम न्यूमेरिकल में करेंगे। फिर मैं आपको उनके साथ साथ न्यूमेरिकल भी करवाऊंगी, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी टॉपिक को समझने में। तो आज की वीडियो लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।